एनकाउंटर पे हमने बात की, एक और बड़ा चर्चित एनकाउंटर हुआ आनंद पाल वाला, हाँ हाँ। उसमें क्या हुआ था? नहीं, उसमें जब 2016 में, विस्तार से बताइएगा, ये तो कोर्ट में नहीं है ना मामला। हाँ नहीं नहीं, हाँ कोर्ट में नहीं। हाँ। तो 2016 में जब 2016 जून के आसपास मेरा ट्रांसफ़र एसओजी में हुआ। एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है हमारी, आपकी यूपी में एसटीएफ है। हाँ मैं वही बोला, जैसे हमारे यूपी में हाँ एसटीएफ है, राजस्थान में एसओजी है। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। उसका काम, सोफिस्टिकेटेड वेपन सर्विलांस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स यस यस, एंड परमिशन टू किल। इसमें आप यस नहीं बोलेंगे। नहीं है। जी। ठीक है। तो ये क्या हुआ था कि जब 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल एक पेशी में जा रहे थे, थोड़ा आनंद पाल की बैकग्राउंड बताइए, जो राजस्थान के बाहर के व्यूअर हैं वो समझ नहीं, लें। वो आनंद पाल पहले मतलब शुरुआत में छोटे छोटे केसेस थे, बट आनंद पाल का सबसे बड़ा केस था, एक जीवन राम गोदारा मर्डर था। एक नागौर में हुआ था 2006 में शायद। 2006 में एक जीवन राम गोदारा का मर्डर हुआ था डीडवाना में। 2 लोग मारे गए थे और प्रोबेबली फर्स्ट टाइम राजस्थान में ऑटोमेटिक वेपन्स कार्बाइन यूज हुआ था। एक तो 2 लोग मारे गए और बिकॉज ऑफ द कास्ट कॉम्बिनेशंस बहुत सारे एजिटेशंस भी हुए थे। और उससे एक गुजर जैसा कुछ हो गया था क्या? नहीं नहीं, उससे 1 महीने पहले सीकर में एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ था, और एक गोपाल फोगावट नाम से। तो इसमें भी आनंद पाल और एक बलवीर बानोड़ा था। इन दोनों गैंग्स ने उसको मारा था, मतलब फोगावट को भी। करीब 3-4 महीने में बड़े सेंसेशनल मर्डर्स हो गए थे। तो ये कौन सी कास्ट राइवलरी रहती थी, राजपूत वर्सेस जाट? नहीं नहीं, एक्चुअली इट वाज नॉट कास्ट राइवलरी, इट वाज तो गैंग राइवलरी। बेसिकली गैंग्स की झगड़ा था ये। झगड़ा बेसिकली एक राजू टेट था, राजू टेट गैंग प्लस एक बलवीर बानोड़ा, इन दोनों की झगड़ा था। और आनंद पाल किस गैंग में था? तो आनंद पाल इसके साथ हो गया, बलवीर बानोड़ा के साथ। क्योंकि पहले बलवीर बानोड़ा और राजू टेट दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन किसी बात पे डिस्प्यूट होके एक बलवीर बानोड़ा का साला था, विजयपाल सिंह था शायद, उसका मर्डर राजू टेट ने कर दिया था। तो उसमें राजू टेट फरार हो गया था, अरेस्ट नहीं हुआ था। तो इसको लगा कि जस्टिस नहीं मिल रही, तो ये आनंद पाल के साथ मिल गया। तो राजू टेट को गोपाल फोगावट शायद सपोर्ट करते होंगे, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं। तो उनका मर्डर हो गया था। उसके कुछ दिन बाद तो आनंद पाल के जो दुश्मन था, आनंद पाल की झगड़ा चल रहा था इससे, जीवन राम गोदारा से। तो उसको इन लोगों ने मार दिया। मतलब एक सीकर में बलवीर बानोड़ा के वजह से मर्डर हुआ। गैंग वॉर चल रहा है पूरा सीकर नागौर में। वो 2006 में, उसके बाद बड़ा पूरे राजस्थान में नाम हो गया था। उसके बाद ये फरार हो गए और काफ़ी बाहर रहे, और फरारी में भी 1-2 मर्डर किए। और 1-2 मर्डर में चार्जशीट में कहते हैं कि एक आदमी को मतलब एसिड में भी डाल दिया, मारने के बाद काट के एसिड में भी डाला। और आनंद पाल और के साथियों ने एक नानूराम का मर्डर में, मतलब मारा और फिर उसकी लाश के टुकड़े करके तेजाब में झोंक दिया। हाँ, उसके बाद उसको सड़क पे फेंक दिया, ऐसे कहते हैं। तो बट उस केस में बरी हो गया हो, बिकॉज एविडेंस कुछ नहीं मिला, लाश का एविडेंस नहीं मिला। तो उसके बाद 6 साल फरार रहा है। 6 साल फरार रहने के बाद राजू टेट भी फरार हो गए, तो दोनों फरार थे। तो 2012 में आनंद पाल अरेस्ट हो गया, 2013 में राजू टेट अरेस्ट हो गया, बट उनकी दुश्मनी फिर भी चल रही थी। तो 2014 जनवरी को शायद सीकर जेल में था राजू टेट। उसके ऊपर एक अटैक हुआ, आनंद पाल के एक आदमी ने फायरिंग किया। लेकिन फायरिंग में क्या हुआ, एक शायद 2-3 गोली चले होंगे। एक राजू टेट के यहाँ दांत में पड़ा, डिफ्लेक्ट होकर यहाँ लॉड्ज हो गया, तो वो मरा नहीं। और ये इसको पकड़ लिया, ये हॉस्पिटल चला गया। ये हॉस्पिटल चला गया तो राजू टेट हॉस्पिटल में रहा, बच गया। लेकिन राजू टेट ने भी बदला लेने की प्लानिंग की आनंद पाल से। 2000 ये हुआ जो 2014 जनवरी में। 2014 जुलाई में आनंद पाल की गैंग पूरी वहाँ थे, ये बीकानेर जेल में थे। बीकानेर जेल में जब थे तो वहाँ इनके राजू टेट के 2 आदमी हथियार लेके गए, और उनको आनंद पाल और गैंग वहाँ से सामने से आ रहे थे, उनके लिए फायर किया। फायर करने के बाद 1-2 फायर हुए। एक गोली तो आनंद पाल को लगी, उसके बाद दूसरी गोली बलवीर बानोड़ा को लगी। तो बलवीर बानोड़ा को लगते, और उसके बाद शायद एक वो चला नहीं, वेपन चला नहीं, या शायद ये भी कहते हैं इंट्रोगेशन में वो जो गोली मारने वाले थे वो कुछ डर गए, हाफ कॉक हो गए, पता नहीं क्या हुआ, वो 2 ही गोली चले। तो उसके बाद आनंद पाल की पूरी गैंग ने इन दोनों को मार दिया। तो मतलब उस दिन जेल के अंदर 3 लोग मर गए, 3 लोग मर गए। उसके बाद आनंद पाल को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में शिफ्ट कर दिया था। जब अजमेर में शिफ्ट हुए अजमेर में, तो वहाँ उन्होंने प्लानिंग चालू की कि हम लोगों ने जब इनकी जो साथियों को पकड़ा, अरेस्ट किया, तो हमने पूछा कि क्यों फरार हुआ, प्लानिंग की क्यों फरार होना चाह रहा था। उनका ये कहना था कि इनका 3 रीजंस थे क्यों फरार होना है। एक तो ताकि
राजू टेट से बदला लेना है, दूसरा पैसा कमाना है अच्छा, तीसरा गवाहों को तोड़ के केस में बरी होना है। ये 3 उनका उन्हीं के कहे हिसाब से उनका वो प्लानिंग था। उसके बाद 3 सितंबर 2015 को तो एक शक्ति सिंह नाम से कमांडो था, वो थोड़ा इनके साथ मिल गया। मिलने के बाद उसी दिन शायद नानूराम मर्डर में ही बरी हुआ था। तो बरी होने के बाद नेचुरली है कि आप मिठाई बांटोगे, खुशी जाहिर करोगे। तो हमारे जो पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी थी उसको मिठाई दिया। मिठाई में पहले ही इंटॉक्सिकेंट्स थे, तो मिठाई में सिर्फ एक तो ड्राइवर को नहीं दिया प्लस शक्ति सिंह को नहीं दिया, तो दूसरे सब खा के बेहोश हो गए। और उसके बाद 2 गाड़ी में इनकी टीम आई, टीम आके गाड़ी को रोका, गाड़ी के ऊपर फायर किया और इवन शक्ति सिंह के पाँव के ऊपर भी फायर किया, ये दिखाने के लिए कि इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गैंग। और उसके बाद पुलिस की AK-47 और एम्यूनिशन प्लस पिस्टल वगैरह लेके AK-47 पुलिस की लूट ली। हाँ लूट के ले गए थे वो। हम्म। तो लूट के ले गए। उसके बाद खूब नाकाबंदी वगैरह हुई 2015, मतलब दिस वाज 3 सितंबर 2015। तो उसके बाद खूब पुलिस ने खूब मेहनत किया खूब पकड़ने के लिए। आप तब SOG में थे? नहीं, मैं ACB में था उस टाइम। अच्छा। जब ये फरार हुआ तब ACB में था, क्योंकि 3 सितंबर को तो ये फरार हुआ था, 16 सितंबर को तो हमने वो माइनिंग का केस किया था। तो उसके बाद 1 साल तक चलता रहा। और मार्च 2016 को एक जगह आनंदपाल और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसमें आनंदपाल के गोले से एक कांस्टेबल मर गया, हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। AK-47 से फायरिंग हुई हाँ, थी? उसी पुलिस से लूटी 47 से। उसके बाद जुलाई 2016 में वापस एक शायद एक SHO था, उनको सूचना मिली है गैंग आ रही है, तो गैंग उस SHO के साथ भी मतलब फायरिंग हुई, SHO को भी गोली लगी, ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया। तो ये चल ही रहा था, पुलिस पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी, जब भी पुलिस के सामने आए वो गोली चला देते थे, वो ये भी और गैंग भी। ये बड़ा जबकि रेयर है कि अपराधी का इतना हाथ खुला हो कि पुलिस पे भी लगातार फायरिंग करे। तो उसी टाइम में एक कांस्टेबल तो मर ही गया था, एक सब इंस्पेक्टर जस्ट बाल बच गया था। तो उसी टाइम में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ, मतलब उसमें गया था मैं, SOG में गया मैं। तो जब SOG में मैं गया था तो मेरा केस औरंगाबाद चल ही रहा था, मतलब चल ही रहा था, मेरे बेल पर ही था। तब आप डिस्चार्ज नहीं हुए? डिस्चार्ज भी नहीं हुआ था, मैं बेल पर ही था। तो हमारे हर 15 दिन में बॉम्बे जाते थे, कोर्ट जाते थे, अटेंड करते थे, आते थे। तो मेरे मन में ये भी आया था कि मेरा ऑलरेडी ये चल रहा है, तो इस तरह, क्योंकि अनंतपाल का पीछा करना वजह पैकेज इन द सेंस उसको पकड़ने जाएंगे 100% गोली चलेंगे, या तो हमारे आदमी मरेंगे, अगर हमारे आदमी नहीं मरेगा करेगा ही पुलिस वालों को, वो मरेगा। वो मरते ही इसकी फॉलोअर्स मतलब काफ़ी है, तो लॉ एंड ऑर्डर होगा, लॉ एंड ऑर्डर के CBI में जाएगा। तो केस CBI में जाएगा तो फॉलोअर इतने क्यों थे, मतलब अपराधी हो के? फॉर सोशो पॉलिटिकल रीजंस है, मतलब वो कास्ट फॉल्ट लाइंस यू कैन से, फॉर वॉट एवर रीजंस, ठीक है, वो तो सोशियोलॉजिस्ट के ना आंसर दिस बेटर, क्यों अपराधी जाति के नायक बन जाते हैं। जी हाँ ठीक है। तो इससे पहले भी एक छतर सिंह एनकाउंटर हुआ था जैसलमेर में, तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी वो केस CBI में चला गया था। तो इसीलिए हमें था कि ये तो पैकेज है, इस पैकेज के लिए भी मुझे भी रेडी होना है, मेरी टीम को भी रेडी करना है। तो इसलिए थोड़ा डिलेमा थी कि मतलब अभी पुराना रायता फैला है, वो निपटा नहीं। और ये, बट मैंने ये सोचा कि मैं 7 साल जेल में जो रहा था, तो जेल में तो उनके बीच में रहते, जेल इज़ यूनिवर्सिटी नॉट जस्ट फॉर लाइफ, इवन फॉर पुलिसिंग ऑल्सो, इट टीचेस यू सो मच, मतलब इतना सिखा देता है, यू कांट इवन इमेजिन। मैं अभी हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा था सबसे बड़ी है ना जेल, जिंदगी की भूख बढ़ा देती है, बिकॉज एवरीथिंग बिकम सो डियर देयर। उसी तरह से 7 साल में नौकरी भी नहीं की थी, मतलब नौकरी भी एक तरह से भूख बढ़ा दिया था। सेकेंडली मैंने, क्योंकि वो उनके बीच में रहा था, मैं हमेशा ये सोचता था कि जेल में जब क्रिमिनल्स को वगैरह देखता था, या बाहर भी देखते थे, एक अपराधी जो भी काम करता है वो लीगली रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग, सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट इट, एंड इसके मोहल्ले वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, किसी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं उस क्राइम की, आइदर फॉर किडनैपिंग, मर्डर और रैंसम। बट इवन देन हाउ डज ही फील सो स्ट्रॉन्ग, हाउ इज ही सो कॉन्फिडेंट, व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ, किस पिलर पे खड़ा होता है। तो उसका जवाब मुझे जेल में ये मिला कि सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस उसका ये होता है कि मैं 50 मर्डर कर दूँ, मेरी सज़ा नहीं होगी। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये है। अगर फर्स्ट मर्डर में किसी को फांसी या आजीवन कारावास हो जाए, उसके बाद क्यों करेगा वो? इफ देयर इज सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, वो नहीं करेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दे मेक ह्यूज टन्स ऑफ मनी। इतना पैसा आने के बाद उनको लगता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे,
पुलिस मैनेज कर लेंगे, गवाह मैनेज कर लेंगे, प्रोसिक्यूशन मैनेज कर लेंगे, कोर्ट मैनेज कर लेंगे, द मनी दे एक्वायर। थर्ड, इनके जो 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 शूटर्स है, सपोर्टर्स है, गैंग मेंबर्स है, इतने लोग मेरे पास है, मेरे कहने से कोई जाके किसी को गोली मार देगा, किसी को डरा देगा, किसी को धमका देगा। चौथा है इनकी जो टेरर है, मतलब एक इमेज बन जाता है, टेरर बन जाता है ना, तो बहुत बड़ा टेरर बन जाता है। उस टेरर की वजह से दैट इज ए बिग इन्वेस्टमेंट, उस टेरर से इनके सारे काम हो जाते हैं, उगाही, वसूली, हाँ सब कुछ हो जाता है। मैं एक छोटा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। हमारे वहाँ एक ऐसे अपराधी थे जिसने 24 मर्डर किया था। कौन? एक था वो मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। वो 24 मर्डर किया था। वो एक दिन दुखी था, तो मैंने पूछा कि आप क्यों दुखी हो? तो उसने बोला कि दिनेश साहब, मेरे एक केस में खंडनी मतलब एक्सटॉर्शन के केस में किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी। तो मैंने पूछा तो क्या हो गया? खंडनी में तो कितने 5 साल 7 साल ही तो जेल होगी, तो तुम तो अब तक 13 साल भुगत चुके हो, उसमें तो भुगत जाएगा, और 24 मर्डर से नहीं डर रहा तो ये गवाही से डर रहे हो। उसके नेक्स्ट उसने ये बोला कि साहब, जिसने गवाही दी है ना, वो कोई गैंगस्टर मेरे खिलाफ नहीं था, वो आम आदमी था। आम आदमी मेरे खिलाफ गवाही देगा, उस केस में मुझे सज़ा हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा डर नहीं है। मेरा डर नहीं तो मुझे कौन पैसा देगा? वो डर कायम करने के लिए मुझे और कुछ करना पड़ेगा, और एक आध मर्डर करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है कि आप जैसे वापस पुलिस में जाओगे तो आपके पावर नेचुरल है, अपने आप मिल जाता है, आपको सरकार देती है, हमें कोई नहीं देता है, हमें तो कमाना पड़ता है। तो हमारे लिए इमेज ही सब कुछ है। तो इमेज फॉर देम इज, इसलिए बहुत सारे आप देखो, आप गैंगस्टर्स मर्डर करके फेसबुक में डालते हैं हमने किया है। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई और इन सब के जो गैंग दे हैं, क्लेम। बहुत। तो पांचवा ये था कि सम सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट ऐसा कुछ मिलता है। दीज आर द पिलर्स ऑन विच एवरी क्रिमिनल स्टैंड्स। तो हमें, जब मैंने ज्वाइन किया, मेरी टीम से यही पूछा कि जब हम, अगर हमारा टास्क क्या है, व्हाट इज द टास्क बिफोर एसओजी, कि अनंतपाल को पकड़ना है क्या? दैट इज ऑफ कोर्स द टास्क। पकड़ने उसको जेल में डाल देंगे, अगर वापस वही वारदातें करने लग जाएंगे तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है? तो फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल द मेंबर्स शुड बी, पब्लिक के लिए क्या फ़ायदा है? व्हाट इज मीनिंगफुल फॉर पब्लिक? पब्लिक के लिए ये फ़ायदा है कि इनके साथ कोई अपराध नहीं हो। ये मैटर नहीं करता है कोई अपराधी जेल में बाहर है, हमने जेल में भी डाल दिया, अपराध हो रहे हो तो उनके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो जो इनकी जो सर्टेनिटी ऑफ नॉट गेटिंग पनिश्ड, उसको दूर करना है। तो इसलिए हमने जिला पुलिस के साथ वगैरह मिलके उनकी केसेस फॉलो करना चालू किया अनंतपाल के। और जैसे नागौर एसपी एक थे, परेश देशमुख, एक राहुल बारट थे, बहुत अच्छे एसपीज थे, उनकी पूरी टीम थी। एक ज्ञानचंद एडिशनल एसपी था। उन सब ने थ्रेडबेयर में सारे केसेस फॉलो करना चालू किया, हम लोग पूरा एक मॉनिटरिंग करके। तो उसमें इनकी 3 केसों की हमने आजीवन कारावास करा दी अनंतपाल के केसों में, जिसमें जो कोर मेंबर्स थे आजीवन कारावास हो गए 20-25 लोगों का। सेकेंडली, इनकी जो प्रॉपर्टी थी, जितने जी प्रॉपर्टी इन्होंने कमाई थी, ठीक है, वो आप जानते हैं मोस्टली बेनामी रहता है। तो हमने उसको यूज़ करके करीब 120 से 150 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने सरकार से जब्त करवा दी। कलेक्टर की जो ऑफिस है उसको यूज़ किया और उसको जब्त करवा दिया। तीसरा, उसी प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में भी जब्त करवा दिया हमने। तो एक तो इनके केसों के पीछा करना चालू किया। जैसे ही आप केसों का पीछा करना चालू करते हैं ना, क्रिमिनल सही में डर जाते हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ही वही है, मेरे केस में सज़ा नहीं होगा। तो अगर सज़ा होने लग जाए तो वो तो बहुत प्रॉब्लम है उसको। अगर कौन कोई आजीवन जेल में रहना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो सेकेंडली प्रॉपर्टी जब्त करा दी। तीसरा, हमने ये किया कि इनके जो आदमी जितने बाहर थे उनको अरेस्ट करना चालू किया, बिकॉज इनके जितने मेंबर्स थे उनको मोस्टली सम ऑफ देम वर बूटलेगर, सम ऑफ देम वर ड्रग पेडलर, सम ऑफ देम हुमाफियास। उनको उन्हीं केसों में अरेस्ट करना चालू किया। इफ समबडी वाज बिजली चोरी कर रहा है तो बिजली चोरी में अरेस्ट किया, अगर कोई ड्रग पेडलर है ड्रग में अरेस्ट किया। तो धीरे धीरे आते आते करीब 100-150 आदमी अरेस्ट कर लिया, जिसमें एसओजी, एटीएस, नागौर पुलिस और जयपुर पुलिस, सीकर पुलिस और चूरू पुलिस, बीकानेर, सब एक यूनिट बन गए। तो इनको अरेस्ट करना चालू किया। तो अरेस्ट करने के बाद अब बच गए, जैसे इनकी जमानत होती है, जैसे किसी की जमानत हो गई तो उसको हम वी वेंट टू द हाई कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट में जमानत हो गई, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जमानत हो गई, सुप्रीम कोर्ट में गए। हॉट परस्यूट बेसिकली, I can't say this, but is unleashed state against them. It is not just police. It has to be state response. All the departments, collectorate, judiciary, and then income tax, prosecution,
सब कुछ। अगर एक अपराधी के ऊपर इतने जगह से अगर टेंशन as you said, unleash the state. यस That's the यस जी। तो वो कहाँ भागेंगे? क्योंकि मैं जैसे मेरा जो आई एम ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस की ताकत मुझे ज़्यादा तब पता चला, पुलिस मतलब स्टेट की ताकत, जब व्हेन आई वाज एन अक्यूज्ड। हम उस एंगल से देखते हैं ना तो पुलिस का बहुत पता चलता है, मतलब सही में स्टेट कितना पावरफुल है। जब हम पुलिस ऑफिसर रहते समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल द स्टेट इज, बट व्हेन यू गो टू द अदर एंड ऑफ द प्रोसिक्यूशन देन यू विल नो हाउ पावरफुल इट इज। फॉर एग्जाम्पल, इनकी एक आदमी था, एक 13 साल से जेल में था, तो सुप्रीम कोर्ट बेल के लिए गया वो। ठीक है, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब भी बेल लगता है तो पैसे पहले ही देना पड़ता है, वो डेट आए नहीं आए। तो वो डेट करीब 7 बार डेट पड़ा, कुछ तो हमने डेट लिए, कुछ वैसे नेचुरली पड़ गया। तो 7 बार में 35 लाख से नीचे आ गया वो। अब उसको तो खुद को देना पड़ेगा, और हमारे लिए तो स्टेट है, सरकार दे रही है, हमारे लिए तो पिंच ही नहीं करता है। वी पुट द बेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स एंड देन सात हियरिंग के बाद क्या हुआ, जमानत भी नहीं हुई, उसकी जमानत भी नहीं हुई और पैसा भी खर्च हो गया। तो मतलब इनके हर एफर्ट को व्हेन वी स्टार्ट अपोजिंग देम, दैट इज हाउ यू डिस्टेबलाइज देम। मतलब ये सारी तैयारियों के साथ, ये सारे तैयारियों के साथ हमने चालू किया। तो हम सब ने पूरे सब यूनिट इकट्ठा हो गए, मतलब एसओजी, एटीएस और नागौर पुलिस सब इकट्ठा होके वी स्टार्टेड, मतलब धीरे धीरे काम करना चालू किया। एंड खूब रेड्स करना, मतलब पकड़ना इस तरह से। तो लोगों को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो कॉन्फिडेंस आ गया तो धीरे धीरे बाई अबाउट आई कैन से मतलब करीब 7-8 महीने में अबाउट 120 लोग अरेस्ट हो चुके थे। काफ़ी प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी थी, कुछ केसों में सजा हो गया था, कुछ केसों में चल रहा था, और जिनकी जमानत हो गई, जैसे शक्ति सिंह था जो कमांडो था, जिसको गोली लगाई थी, जो फरारी में मदद किया था, उसका हाई कोर्ट से बेल हो गया था। देन वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, कैंसिल करवाया हमने, कैंसिल करो, वापस जेल में डाला, इवन अभी भी जेल में ही हो। तो इस तरह से अपोज करके धीरे धीरे क्या हुआ, वी स्टार्टेड चोकिंग द गैंग। एंड देन अबाउट आई थिंक बाय एंड ऑफ मे ओनली 5 एक्टिव मेंबर्स वर लेफ्ट, क्योंकि जितने भी थे ना, 5 लोग बचे थे इंक्लूडिंग आनंद पाल। तो उसके बाद हमने भी स्टार्टेड डेवलपिंग इन्फॉर्मर्स, ये कि जैसे अब जितने भी हम टेक्निकल जाए, आज भी जो पुलिसिंग का बेस्ट इंटेलिजेंस है, इट कैन कम फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऑल द तोड़ ही नहीं है। ऑफिसर्स से दिस यस कि कितना भी टेक्निकल सर्विलांस हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर ह्यूमन इंट की कोई तोड़ नहीं है। मतलब इट नथिंग कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्योंकि ये गैंग मोबाइल यूज ही नहीं करते थे ये। तो उसके बाद जब हमने चालू किया तो एक हमारा एक कांस्टेबल था दुर्गा दत्त नाम से, बीकानेर में, वो सस्पेंड चल रहा था, किसी वसूली के मामले में सस्पेंड हो गया था वो जी। तो हमारे एक एडिशनल एसपी गया था करण शर्मा वहाँ, तो उसने देखा कि दुर्गा एक गार्ड, मतलब वैसे पूछताछ के लिए पता करने के लिए गया था, तो एक गाड़ी चला रहा था ये दुर्गा दत्त, लेकिन वो क्योंकि सस्पेंड चल रहा था तो इसलिए उसने दाढ़ी भी बनाया नहीं था, और ऐसे गमछे डाल के, मतलब बिल्कुल देशी टाइप चला रहा था। तो हमारे एडिशनल एसपी ने सब इंस्पेक्टर से पूछा ये कौन है, इसको इतना नॉलेज है? तो उसने वजह से हमारा कांस्टेबल है, सस्पेंड चल रहा है। तो उसको हमने हमारे एसओजी में इंडक्ट कर लिया, रीइंस्टेट करा के, और उसको वहीं छोड़ दिया टू डेवलप द इन्फॉर्मेशन। तो उसने क्या धीरे धीरे एक इन्फॉर्मर को डेवलप कर दिया, वो हैड गुड नॉलेज अबाउट। रात को करीब 1 बजे के आसपास तो मैंने उसको बोला कि तुम बात करो उससे, तो वो कहता है कि साहब वो ये कह रहा है कि यार एक सिपाही से क्या एश्योरेंस मिलेगा, मुझे उसके साथ सब तरह के एश्योरेंस चाहिए, उसको लाइफ थ्रेटन नहीं होगा, वो होगा। तब उसने बोला कि मैं आईजी साहब दिनेश साहब से बात करा देता हूँ। तो उसने ये बोला कि यार इतने रात को कौन कोई सिपाही आईजी से बात कर सकता है, मैं क्या गारंटी है कि दिनेश साहब से बात कराओगे तुम? तो हमारे दुर्गा दत्त ने मुझे बोला कि साहब इस तरह से बोल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि तुम 2 मिनट रुको। ऐसे करके मैं रात को 1 बजे मेरी बेटी पढ़ रही थी शायद, तो उसको बोला मेरे यूनिफॉर्म का एक फ़ोटो है घर में, उसके सामने खड़ा होकर उसको बोला एक फ़ोटो खींचो। मेरी बेटी ने फ़ोटो खींचा, उस फोटो को मैंने भेजा उसको, दुर्गा दत्त को। अब उसको दिखाओ इतने रात को कौन इस तरह से फ़ोटो भेज सकता है, ये तो जेन्यून है। तो उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आ गया। देन आई स्पोक टू हिम, इसके कुछ इश्यूज थे, वी एश्योर्ड। उसके बाद ही गेव अस लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया उसने। ही वाज एक्टिव मेंबर ऑफ दैट गैंग, मतलब यू कैन से शेल्टर करता था। He was not involved in any killings. He was not logistical support type था वो, तो मतलब कोई किलिंग विलिंग में नहीं था। मतलब he had information about the gang। तो मतलब कहीं टच हुआ था उस गैंग से। तो उसके बाद हमें ये पता चला कि ये लोग, एक शेर सिंह नाम के व्यक्ति है सिरसा में, उसकी गांव है, उस गांव में ये लोग, सुरेंद्र सिंह है शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ मैं भी,
शेरपुरा सुरेंद्र सिंह है शायद, शेरपुरा गांव है, सुरेंद्र सिंह है। उसके घर में एक हफ्ते में 10 दिन में एक बार जाते हैं। आनंदपाल नहीं जाता लेकिन दूसरे भाई जाते हैं। तो वी समहाउ गॉट द नंबर ऑफ सुरेंद्र सिंह, उसके सुरेंद्र सिंह के नंबर सुनने लगे हम। बट लकीली जैसे हम सुन रहे थे, लकीली क्या हुआ, सुरेंद्र सिंह किसी काम के लिए झुंझुनू आ गया, वो सिरसा से झुंझुनू आ गया। तो उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया, उससे पूछा तो उसने बताया, हाँ साहब आते ये लोग। हमने बोला कि तुम पकड़वाओ, बोला कि मैं पकड़वा देता हूँ मैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था, उसके साथ भी और भी 3 लोग थे। आप जैसे उनको छोड़ देंगे तो पता चल जाएगा सुरेंद्र सिंह उठ गया, और उसके बाद सब जगह बात फैल जाएगी, तो हमारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो उन तीनों को हमने कन्विंस किया, कन्विंस करके बोला कि तुम्हारे घर वालों को बोल दो कि हम अभी आ नहीं पाएंगे, ठीक है, और हम यहीं रुक गए कोई काम से। ऐसे करके उनको एक होटल में रुकवाया, उनकी मोबाइल हमने रख ली, उनको अच्छे खाने पीने के लिए व्यवस्था कर दी, और उनको बेसिकली बोला कि तुमको 2-3 दिन बाद छोड़ देंगे। एक तरह से उनको राजी करके बंधक बना लिया एक तरह से। तो उसके बाद सुरेंद्र सिंह को ले गए। हमारी जो टीम थी, हमारे जो टीम के जो एक्टिव मेंबर्स थे, विद्या प्रकाश DYSP, सूर्यवीर सिंह है, प्लस सोहन सिंह कांस्टेबल वगैरह, 3-4 लोग सुरेंद्र सिंह के साथ जाके, उसके घर में क्या है, नीचे फैमिली रहती है, ऊपर उसने एक हॉल बना रखा था, एक रूम बना रखा था। और उसका जनरली ये है कि वो कभी बदमाशों को मतलब रखता है, क्योंकि उसका कुछ डिस्प्यूट था। उसको ये था कि ही वुड इन्वेस्ट इन मतलब बदमाश इन द सेंस कभी काम आएंगे, मेरा डिस्प्यूट में कभी काम आएंगे ऐसे। तो इसने क्या किया, इसने इनको भी ले जाके वहाँ रोक दिया। तो हमारा ये था कि प्रोबेबिलिटी वाइज इफ़ यू स्टे फॉर 10 days और 15 days without revealing our identity, the chances are that one of the members can come here and then we can intercept and then we can get the location. तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद तीसरे दिन हम लोग बहुत नंबर सुन रहे थे, बहुत नंबर सुन रहे थे। तो एक नंबर में एक कॉल आया, जिसको हमारे एक एडिशनल SP है संजीव भटनागर नाम से। तो संजीव भटनागर आपको उनको देखोगे ना, मतलब ही इज़ ए टिपिकल मतलब अनलाइकली पुलिस मैन, मतलब ही मस्ट बी उस समय में 55 ईयर्स ओल्ड होंगे, मतलब फुल ऑफ डायबिटीज़, BP बाईपास हो रखा था, बाल आधे झड़े हुए थे, और जो बाल है भी वो भी पूरे सफ़ेद थे, ठीक है। बट चलता भी ऐसा लगता है कि ये कोई डोकरा है, कोई प्रोफेसर चल रहा है, मतलब पुलिस जैसे लगता ही नहीं है। बट उनकी एक खासियत है, उनकी जो क्रिमिनल्स में इंटरेस्ट है ना, वो इतना ज़्यादा है, मतलब ही कैन बी ए कैरेक्टर फॉर ए मूवी, बहुत इंटरेस्ट है उनको। मैं वही नोट ले रहा था दिमाग में कि बड़ी इंटरेस्टिंग जी। इतना, इनफैक्ट जो आनंदपाल फर्स्ट टाइम पकड़ा गया था ना 2012 में, इट वाज ऑल ड्यू टू हिज एफर्ट्स। इन्होंने पकड़ा था, इन्होंने नंबर निकाला था, इन्होंने मतलब टेक्निकल सर्वेलेंस मतलब धुनी टाइप है। इवन उस टाइम भी जब आनंदपाल एनकाउंटर, उससे पहले भी 3 महीने कंटिन्यूसली वो सिरसा में था। उनको एक बार ये इन्फॉर्मेशन मिला कि आनंदपाल की जो गैंग है सैटरडे सिरसा में मूवी देखने जाते हैं। तो मूवी देखने जाते तो इन्होंने क्या किया, वो मूवी हॉल वालों से बात करके हमारे 3 सिपाहियों को वहाँ मतलब एज टिकट कलेक्टर, कार पार्किंग देखने वाले, झाड़ू पोंछा करने वाले, ऐसे नौकरी में लगा दिया, ताकि 1 महीने में 2 महीने रुकेंगे तो कभी तो आएंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद सोच रहा है। दे इनफैक्ट वर्क देयर, दे गॉट सैलरी, एंड किसी को पता ही नहीं चला, उनकी यूनिफॉर्म पहन के काम करते थे। मतलब दिस इज द लेवल टू विच संजीव भटनागर के इनको। तो इन्होंने ये भी कॉल सुन रहे थे, तो उसमें एक कॉल आया जिसमें वो कहता है कि एक पूछते हैं किसी से, मतलब किसी से पूछते हैं कि मिस्टर एक्स है क्या, पूछते हैं कॉल में। वो बोलता है कि मिस्टर एक्स नहीं है। वो जो कॉल वाला बोलता है कि उनको बोलना है कि मास्टर साहब आए थे। तो वो कॉल सुनते ही इसने बोला, हमारे संजीव भटनागर ने पहचान लिया कि साहब ये तो आनंदपाल की भाई विक्की है, उसकी कॉल है। तो वो उसको हमने सुरेंद्र सिंह को सुनाया, उसने बोला हाँ साहब विक्की की कॉल है। ये हमारे संजीव भटनागर है, 8 साल पहले विक्की का नंबर सुना था। तो मतलब 8 साल बाद एक नंबर सुन रहा है, को पहचानना, आवाज़ को पहचान रहे, मतलब दैट इज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन, मतलब किस तरह से कितना डेडिकेटेड थे। तो हमें पता चल गया कि आसपास ही उसका लोकेशन ढूंढा, तो सुरेंद्र सिंह के सिर्फ 10-15 मिनट के आगे थे। तो हमारी टीम रेडी हो गई। तो रेडी होते ही कि करीब आफ्टर 15-20 मिनट्स आनंदपाल के 2 भाई, एक तो सगा भाई विक्की और एक उसका चाचा का बेटा है गट्टू, वो दोनों ऊपर आए। धीरे से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई, और उसके लिए अलग रैंप है, वो जो मकान के ऊपर चढ़ने के अलग रैंप है, रैंप पे चढ़ के ऊपर आए। ऊपर आने के बाद, क्योंकि इसके घर में कभी बदमाश रहते ही थे, उनको भी लगा कि हमारे पुलिस वाले भी थे, उनको लगा कि शायद ये भी ऐसे बदमाश होंगे। तो एक गट्टू तो रूम में चला गया, और ये जो विक्की है ये जाके वॉश बेसिन में मुंह धोने लग गया। तो पीछे से विद्या प्रकाश आए, विद्या प्रकाश आके वो उनसे पूछा कि विक्की कैसे हो। उसको देख के पहचान लिया उसको।
तुरंत उसने चिल्लाया कि गट्टू को, अरे गट्टू हथियार निकाल गोली चलाओ। लेकिन वहाँ ऑलरेडी उसको काबू कर लिया और इसको भी काबू कर लिया। और इसको काबू करने के बाद हमने एक सेफ हाउस बना रखा था वहीं नज़दीक, वहाँ जाके पूछताछ करेंगे, इनसे निकालेंगे इन्फॉर्मेशन। बट थोड़ा सख्ती करने से इन दोनों ने वो बोल दिया कि हमें क्यों आप परेशान कर रहे हो, आपको जो चाहिए उसका लोकेशन हम देते हैं। तो उनका लोकेशन दे दिया इन लोगों ने, अनंतपाल का लोकेशन, कि मालासर एक गांव है और श्रवण सिंह के घर में छुपा हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने बोल दिया कि उस टाइम हमने क्या, हम हमारे अलग अलग प्लान चलते थे क्योंकि वी मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स। एक करण और एक हमारा प्लान बी चल रहा था, उसके लिए करण शर्मा नाम से एक एडिशनल एसपी है, वो उसी दिन लंदन से आए थे अपने भाई से मिलके। उनको मैंने घर बुला के उनको समझाया था तुम्हें वहाँ जाना है, और वो एक टीम लेके जा रहे थे। लकीली वो उसके आसपास ही थे। तो जैसे ही मकान की डिस्क्रिप्शन दिया तो उन्होंने वो वहाँ उन दोनों को उठाया करीब 6-6:15 बजे के आसपास शाम को। वहाँ से 24 जून की बात है, वहाँ से यहाँ तक आने में लगता है करीब नॉर्मल कोर्स में 3-3.5 घंटे लगते हैं, बल्कि हमारे वाले बहुत जल्दी मतलब फास्ट निकल गए वहाँ से। तो इन्होंने घर थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करके उसके जो घर के आसपास थोड़ा अंधेरा हो गया था, अंधेरा आसपास मतलब नज़दीक नहीं, थोड़ा दूर दूर, थोड़ा एक थोड़ा पेरीमीटर बना के आदमी लगा दिया, घेरा डाल दी। लेकिन हमें गारंटी नहीं था वही मकान है, इसलिए हम अंदर गए नहीं। और जब वहाँ से आ रहे थे तो गट्टू ने पहले ही बोला था कि सर भाई सरेंडर नहीं करेगा, आप तैयार है ना, वो मरने मारने की उतारू हो रहा भाई, तो आप है ना वो मत करना, हल्के से मत लेना, कि आप पूरी तैयारी के साथ जाना। तो उसके बाद यहाँ से टीम मतलब करण वहीं इंतज़ार कर रहा था, वहाँ से भी टीम आ गई। उसके बाद मैंने एसपी को, वहाँ जो लोकल एसपी थे, चूरू एसपी, उनको भी मैंने मैसेज किया कि उनको बोला कि आप आ जाओ, आप बट डोंट पूरा जाब्ता मत लेके आना, मतलब वो, क्योंकि पुलिस लाइन में बोलते ही क्या होता है कि वो एसपी साहब जाब्ता बुला रहे हैं, एसपी साहब जाब्ता बुला रहे हैं, मतलब कोई बड़ा होने वाला है। बड़ा उस टाइम तो आनंदपाल के लिए कोई बड़ा था ही नहीं। इसलिए मैंने बोला कि डिस्क्रीटली तुम प्राइवेट गाड़ी में आओ, 3-4 तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लोगों को लेके आना, वो मतलब वो लाल वो बत्ती वाली भी गाड़ी मत लेके आना, ऑफिशियल भी मत लेके आना। तो वो चुपचाप उन्होंने भी अपने 2-3 गाड़ी में लेके आ गए। वो करण शर्मा से मिले, उसी टाइम हमारी टीम आ गई करीब 9-9:30 बजे के आसपास। तो उन्होंने प्लानिंग की अब इसको अंदर जाके पकड़ेंगे। जैसे घर एंटर करने गए, एंटर करने के लिए एक जीप का सहारा लिया इन लोगों ने। एक ड्राइवर था प्रदीप नाम से, उसको वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी। वो जीप आगे आगे घर तक ले गए, पीछे पीछे इस आड़ में गए। तो उस टाइम ऊपर शायद था आनंदपाल, उसको पता चल गया, उसने ऊपर से एक गोली चला दी। ऊपर से गोली चलाते लग गया कि अभी तक किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उस गोली से लग गया कि शायद यही है, आनंदपाल ही है। तो जैसे ही उसके बाद अंदर गए, अंदर जाने के बाद परिवार मिल गए, परिवार वगैरह, उन्होंने थोड़ा हल्ला किया, आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उनको समझा के उनको एक कमरे में बंद कर दिया। तो ऊपर जब गए, ऊपर में क्या एक जीना मतलब स्टेप्स के ऊपर चढ़ के, उसके बाद मतलब ऊपर में 2 कमरे बने हुए, हमारे वाले स्टेप्स पे थे वो 2 कमरे में, एक कमरे में वो हथियार के साथ था। तो उसके बाद खूब सरेंडर करने के लिए बोला, और जैसे वो नज़दीक जाए तो वो फायरिंग करने लग गया। तो वेपन से फायरिंग थी, सेम हमारे AK-47 पुलिस जो लूटा हुआ AK-47 था ना। उसके बाद को 45 मिनट्स तक चला फायरिंग। उस फायरिंग में ही वाज अलोन इन द, नहीं, ही वाज अलोन। और फायरिंग में हमारे वालों ने भी फायरिंग किया। हमारे भाई सोहन सिंह कांस्टेबल था, अच्छा कमांडो था और अच्छे ट्रेनिंग, हमारे जो कमांडो ट्रेनिंग है हमारे राजस्थान की पुलिस फोर्स की कमांडो ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड, इज़ वन ऑफ द बेस्ट। कॉम्पिटिशन्स में कभी कभी NSG को भी हरा देते हैं लोग। अच्छा जी, हाँ, इतना अच्छा। हमारे एक दलबीर सिंह नाम से एक जनरल साहब है, ही इज़ ए जनरल, आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल रिटायर्ड। ही ट्रेन्स आवर मेन। ही हैज़ वर्कड इन श्रीलंका, उस IPKF में, एंड कश्मीर में भी काम किया है। मतलब वो इतने अमेजिंग आदमी है, मतलब ही इज़ लाइक गॉड ऑफ ट्रेनिंग। मतलब हम सब उनके मतलब पाँव छू के आशीर्वाद लेते, इतने अच्छे है वो ट्रेनिंग देते हैं वो, मतलब ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ वेरी गुड। तो उनकी ट्रेनिंग, पूरा अच्छा ट्रेनिंग दिया था इनको कि कैसे किस तरह से होता है। उसने मतलब खूब 45 मिनट्स तक तो चला। उसके बाद सडनली फायरिंग बंद हो गया आनंदपाल की तरफ से। तब हमारा सोहन सिंह सामने ही था। तो सोहन सिंह कहता है कि इसकी जो वो भरने की आवाज़ आई, मतलब मैगजीन भरने की, मतलब वापस मैगजीन भरने की। तो उसके बाद उसने जब वो से जो दौड़ के आने लगा तो उस टाइम इनको पता लग गया कि दौड़ के आ रहा है, तो उस फायरिंग करके आया। तो इन्होंने भी फायरिंग चालू कर दी। और एक सामने से एक कमरा था, वहाँ भी हमारे 2, एक कैलाश और एक कोई कांस्टेबल था, धर्मवीर था शायद, उन्होंने भी फायरिंग चालू कर दी। तो उसमें उसको लग गया कि उस फायरिंग में एक गोली सोहन सिंह को भी लग गया। एंड देन आनंदपाल का तो वहीं डेथ हो गया। उसके बाद सोहन सिंह को हॉस्पिटल ले गए एंड बहुत मुश्किल से बचाया। एंड देन मेदांता में करीब 4 मंथ्स
वो उसको रहना पड़ा। आज भी उसकी कंडीशन पूरी नॉर्मल नहीं हुई है। आज भी जो सोहन सिंह है चलने में प्रॉब्लम है, या सम इश्यूज विथ यूरिनेशन, सम इश्यूज विथ मतलब सेंसेशन इन द हिंड लेग्स, पीछे कहाँ लगी थी गोली? गोली इसको यहाँ लगी, स्पाइन को टच कर दिया था शायद। तो उसके बाद वो जो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह हुआ, एंड देन केस वेंट टू सीबीआई, बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। इट वाज अ जेन्युइन एनकाउंटर, एंड इनफैक्ट सीबीआई रोड दैट द एनकाउंटर ऑफिसर शुड बी रिवॉर्डेड। एंड देन वो सब होने के बाद हमारे जो 15-16 कांस्टेबल एएसआई थे उनको प्रमोशन मिला, सोहन सिंह को भी मिला आउट ऑफ टर्न, दुर्गा दत्त को भी मिला, ओवरऑल इन्वॉल्व। इंटरेस्टिंग।